तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जेक में। तो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं गारंटी देता हूं कि अगर यदि आप इन 50 क्वेश्चन को करके जाइएगा तो आपका पक्का है कि कम से कम जो है 30 क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला नंबर का जो क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं में, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो वायु में भी निवास करते हैं, पानी में भी निवास करते हैं, जीवित वस्तुओं पर भी निवास करते हैं। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, लिखा निम्न में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? ठीक है, तो मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। तो बच्चों, मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अब ये कौन सा मच्छर होता है? तो इस मच्छर का नाम है एनाफिलिज्म। क्या नाम है? एनाफिलिज्म। ठीक है, एनाफिलिज मच्छर के काटने से क्या होता है ना, एनाफिलिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक होता है? तो बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव है वो क्या होता है, सहायक करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। तो बच्चों, शैवाल जो है ऐसा चीज है, शैवाल से क्या होता है कि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो तेल प्राप्त होता है और जिससे क्या बनता है, बायोडीजल बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, निम्न में से सबसे बड़ा कोशिका कौन है? ऑप्शन ए अमीबा, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी तो इस क्वेश्चन को आंसर तो आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? केंद्रक में, कोशिका भित्ति में, कोशिका द्रव में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, केंद्रक में, है ना। तो केंद्रक में क्या होता है, कोशिका के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस धातु के भौतिक अवस्था दर रूप में होती है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पारा, और ऑप्शन डी जो है टीन। तो कौन सी ऐसी धातु है जो दर अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा एक ऐसी धातु है जो दर अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? टीन का, तांबा का, सोना का, या फिर लेड का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेड का। ठीक है, तो लेड का जो उपयोग जो है एक्सरे करने में हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु का प्रचुर विद्यमान है? यानी जादूगोड़ा में कौन सा ऐसा धातु है सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। तो बच्चों, यूरेनियम जो है झारखंड के जादूगोड़ा में बहुत ही प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, यानी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए तन्यता, आघात वर्धीनता, कुचलता, या फिर लचीलापन। ठीक है, तो कौन धातुओं का वह गुण जिसे पीट कर चादर बनाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आघात वर्धीनता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। यहाँ लिखा है, इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? उष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सी है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, पारा, चांदी, या ऑप्शन नंबर डी सोना। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो उष्मा का सबसे कम चालक होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? नींबू का रस, सिरका, नल का पानी, या अशुद्ध जल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अशुद्ध जल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी देख सकते हैं, किस धातु का इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत लेपन कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्युत लेपन। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होता है? ऑप्शन ए मछली, स्टारफिश, मेढक, या ऑप्शन नंबर डी मुर्गी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेढक। तो बच्चों मेढक में क्या होता है? आंतरिक जनन होता है। ठीक है, यानी आंतरिक जनन किसे कहते हैं? मेढक में क्या होता है? मेढक में जो निषेचन होता है शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक जनन कहते हैं, है ना। जैसे हो गया मछली, स्टारफिश, ये बाह्य जनन करता है। मछली, स्टारफिश ये क्या करता है? बाह्य जनन करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेढक। मेढक में क्या होता है? ये आंतरिक जनन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आगे, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? बहुविभाजन, खंडन, मुकुलन, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्विविभाजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा जो है मुकुलन विधि से जनन करता है ना। हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा में शरीर में एक छोटी कली निकलती है। हाइड्रा में एक छोटी सी क्या निकलती है? कली होता है, जो बाद में नया जीव क्या हो जाता है? बन जाता है ना। इसी को हम लोग मुकुलन विधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, दोनों होता बढ़ता है, या फिर दोनों घटता बढ़ता दोनों है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बच्चों जब भी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा का जो घनत्व होता है वो कम होते जाता है। हवा का घनत्व क्या होता है? कम होता जाता है, इसलिए वायु दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। वायु दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी जो लिखा है दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, है ना। दोनों हो जाएगा, यानी पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है दाब का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, निम्नांकित बलों में कौन सा संकृत बल है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व बल, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर सी स्थिर बल, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है घर्षण बल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घर्षण बल। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा घर्षण बल। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? संकृत बल कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, या फिर पत्थर। यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जिसमें आग नहीं लग सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पत्थर में आग नहीं लगता, ये अदहनशील है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका देख सकते हैं, लिखा किसी पदार्थ के दहन का पोषण पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑक्सीजन, जल, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के जलने यानी दहन के लिए किसका जरूरत होता है? ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? सबसे बाहरी भाग, मध्य भाग, या सबसे अंदर वाला भाग, या फिर लिखा है ऑप्शन नंबर डी ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सबसे बाहरी भाग। तो बच्चों ज्वाला का बाहरी भाग जो होता है वो नीला भाग सबसे अधिक गर्म होता है, क्योंकि वहां पूर्ण रूप से क्या होता है? दहन होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबसे बाहरी भाग। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के निर्माण करता है? एक्स वाई, वाई वाई और एक्स वाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई, है ना। यानी इसका मतलब ये है कि एक्स का मतलब क्या होता है? माता। एक्स का मतलब एक्स से क्या होता है? माता होता है, और वाई से क्या होता है? पिता होता है। ये एक्स माता और पिता के मिलने से क्या होता है? पुत्र का जन्म होता है। यानी अगर यदि नर शिशु पैदा करना है तो हम लोग एक्स वाई गुणसूत्र का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस
कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 दिसंबर को, ऑप्शन बी 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 21 जून को, या फिर ऑप्शन डी है 1 जून को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर हर साल जो होता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस जो है मनाया जाता है, ताकि जो है इसकी जागरूकता को बढ़ाया जा सके, यानी फैलाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन ए 22 दिन, 35 दिन, 14 दिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है वो 28 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 28 दिन। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को तो पता ही होगा कि महिलाओं का यह एक क्या है, प्राकृतिक प्रजनन चक्र चलता है, जो औसतन कितने दिन का चलता है? 28 दिन। 28 दिन में क्या होता है, ये दोहराया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, धुंधला होता है, वास्तविक होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आभासी। क्या आंसर हो जाएगा? आभासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु को भी दिखा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको पेरिस्कोप कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं, या फिर किल्डोस्कोप कहते हैं, या फिर दूरबीन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप। ठीक है, चलिए तो बच्चों बात करें अगर ये पेरिस्कोप का, तो पेरिस्कोप का उपयोग जो है बाधाओं को पार करने के लिए देखा जाता है, जैसे पनडुब्बी से पानी की सतह को देखना, ये सब जो है पेरिस्कोप का इस्तेमाल इसमें करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। यहाँ पे आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पुतली, कॉर्निया, या फिर आइरिस, या फिर लास्ट ऑप्शन जो है रेटिना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना। तो बच्चों रेटिना जो होती है हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करती है? नियंत्रित करती है, ताकि अंदर का बाहर का जो प्रकाश है वो हमारा आंख में ना पड़े जोर से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है? रबी फसल, दलहन, खरीफ, या फिर तिलहन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खरीफ फसल। क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। तो जो फसलें मानसून के समय में यानी जून जुलाई में बोई जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। जैसे हो गया धान, मक्का, ये सब चीज, ये सब जो है आपका खरीफ फसल में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। स्वपोषी का उदाहरण है गाय, तिलचट्टा, बकरी, या अमरूद का पेड़। स्वपोषी, अब बच्चों आप सभी को तो जानते हैं स्वपोषी वे पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे हरे पौधे क्या करते हैं? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? स्वपोषी हो जाएगा, अमरूद का पौधा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं, लिखा हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? जुताई किया जाता है, या कटाई, क्या भंडारण किया, या फिर ढलाई किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या किया जाता है? कटाया, यानी हार्वेस्टर का मुख्य काम खेत में पकी हुई फसल को क्या करना है? काटना रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? है ना, बड़े शहरों में चांद, तारे, ग्रह ये सब क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए आपका धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शहरों में बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रदूषण होता है, धूल धुआं होता है, और बहुत ज़्यादा कृत्रिम लाइट होने के कारण से आसमान जो है धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। सबसे दूर ग्रह है, सबसे दूर ग्रह क्या है? नेपच्यून है, शनि है, शुक्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून। सूर्य से दूर के क्रम में नेपच्यून जो है सबसे आखिरी है, और सबसे नजदीक, सबसे दूर स्थित है ना, सबसे दूर स्थित है कौन? नेपच्यून। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर में, या फिर मीटर में, या फिर सेंटीमीटर में। तो खगोलीय पिंड की दूरी हम लोग किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। और प्रकाश वर्ष भी एक क्या है? दूरी का क्या है? मात्रक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में तारे बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनकी दूरी जो है प्रकाश
ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर से मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आ चुके हैं। लिखा किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थैतिक घर्षण। तो यानी स्थैतिक घर्षण का मतलब होता है कि रुकी हुई चीज जो हिलाना है ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकती हुई चीज पर घर्षण कम हो लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है तरल हवा या जल में गति करने वाले वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए अधिक, कम या समाप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कम। क्या आंसर हो जाएगा? कम, यानी पानी या हवा जैसे हो गया उसमें जो है घर्षण कम करने के लिए वस्तु को खास आकार दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यहाँ पे किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाती है? आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार या ऑप्शन नंबर डी वृत्ताकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नौकाकार। तो बच्चों नौकाकार से क्या होते हैं आकृति जो है तरल में आसानी से आगे बढ़ पाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? रेशम को कहा जाता है, नायलॉन को कहा जाता है, रेयान को कहा जाता है या पॉलिस्टर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। क्या कहा जाता है? नायलॉन। यानी नायलॉन पहला ऐसा रेशा था जिससे बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल की पूरी तरह से इंसानों ने बनाया था। ठीक है, यानी ये जो है नायलॉन जो है प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा है। ठीक है, यानी रेशा कहलाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कपास में, नायलॉन में, ऊन में या फिर ऑप्शन नंबर डी रेशम में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नायलॉन में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है ना? मेलामाइन का, पॉलीथीन का, बेकेलाइट का या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेलामाइन का। किसका परत चढ़ाया जाता है? मेलामाइन का। यानी दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? मेलामाइन का। यानी मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो आग नहीं पकड़ती, इसलिए यह जो होता है सुरक्षा कवच का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता किस कारक निर्भर करती है? आयाम पर, प्रबलता पर, तारत्व पर या ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयाम पर। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आयाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति घटानी होगी, का आयाम बढ़ाना होगा, कि आवृत्ति बढ़ानी होगी या आयाम घटाना होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आयाम क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यानी ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि का आयाम को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो आप सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पराश्रव्य ध्वनि की कंपनियों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य ध्वनि क्या लिखा है? पराश्रव्य ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी पराश्रव्य ध्वनि जो होती है 20,000 हर्ट्ज से इसमें ऊपर होती है। ये इसमें क्या होते हैं, ये जो आवाज़ें होती है इंसान नहीं सुन सकती है। जिनकी आवृत्ति 20,000 से ज़्यादा होती है वो इंसान नहीं सुन सकते। यानी इंसान कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? 3 तीव्रता वाला, 5 तीव्रता वाला, 4 तीव्रता वाला या 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो रिएक्टर पैमाना होता है किसी भी भूकंप के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी?
ठीक है। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ है। ठीक है। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो है रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्वतापन की समस्या हो रही है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। आगे 46 हम लोग देख सकते हैं। यहाँ लिखा पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 6, 8, 7 या ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 10। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यानी पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? 7 है। आगे देखते हैं। ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा, सीएनजी या फिर लिखा विस्थापन या फिर एलपीजी गैस। ठीक है। तो इसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा, यानी एसिड रेन के कारण से क्या होता है कि ताजमहल के पत्थर जो है वो खराब होते जा रहा है, यानी प्रदूषण के कारण होने वाली तेजाबी बारिश है ना, संगमरमर को क्या कर रहा है? ये गला रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है द्वितीय प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। द्वितीय प्रदूषक क्या है? सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। बच्चों सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल में क्या होता है? ये जो है सीधे निकलती है, बल्कि हवा में मौजूद अन्य गैसों की प्रक्रिया से बनती है। ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है द्वितीय प्रदूषक, यानी सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल जो है ये द्वितीय प्रदूषक है। आगे देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? आवास का विनाश होना, पेड़ का लगाना, वनों का संरक्षण करना, शिकार करना, क्या हो जाएगा? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक, यानी आवासों का विनाश होना और शिकार होना। ठीक है। कुछ प्रजाति इस कारण से जो है गायब होते जा रहे हैं, यानी विलुप्त हो जा रही है। जैसे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, जानवरों को जंगल जो घर होता है, और जंगल को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? उजाड़ना शुरू कर दिए हैं, उनका शिकार करना शुरू कर रहे हैं। इसका आबादी धीरे-धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है, और इसलिए जो है कुछ जानवर या प्रजाति जो है धीरे-धीरे क्या हो जा रहा है? विलुप्त होते जा रहा है। तो पहला आंसर हो जाएगा आवासों का विनाश करना, और दूसरा क्या हो जाएगा? शिकार करना। ये इसका मुख्य कारण है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हैं, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो बिटुमिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिटुमिन। तो बिटुमिन का इस्तेमाल जो है सड़कें बनाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? सड़कें बनाने यानी सड़क निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों ये था आप सभी का इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह के वीडियो आप सभी के बीच हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर यदि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।